हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सोशल साइंस 10th क्लास की पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपको पहला पार्ट पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का। एक चैप्टर हम आपका कंप्लीट करवा चुके हैं और हम दूसरा चैप्टर लेके चल रहे हैं। दूसरा चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हमने बताई थी, उसका बचा हुआ जो भाग है वो आज हम आपको बताएंगे। तो आपका दूसरे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका जो आप पढ़ चुके हैं उसके आगे का देखते हैं। तो पहली स्केच डाल लीजिए रॉलेट एक्ट। पहली स्केच डालिए रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट आंदोलन चला था वहाँ, तो पहले रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उसके आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। तो रॉलेट एक्ट क्या है तो देखते हैं, पॉइंट बना के लिख लीजिए। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया। 1919 में क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पारित किया। तो दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, अन्यायपूर्ण कानून। वो कानून कैसा था? अन्यायपूर्ण था, उसमें न्याय की कोई झलक नहीं थी। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। अब अन्यायपूर्ण एक शब्द में हमने आपको लिख के बता दिया है, लेकिन याद रखने के लिए आपको हम पूरा विस्तार से समझा देते हैं। ऐसा हुआ कि वहां पे एक कानून पारित किया गया। उसमें क्या किया अंग्रेजी सरकार ने कि जो किसी ने कोई गलती की है, कोई भी अपराध किया है या नहीं किया है, फिर भी उसके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज किया है या रिपोर्ट लिखवाई है, तो उसके उपरांत उसको 2 साल जबरदस्ती रखा जाता था। कोई मुकदमा उस पर नहीं होता था। 2 साल तक उसको बंद करके रखा जाता था जेल में। तो ये अन्यायपूर्ण कानून था कि अगर आपने नहीं अपराध किया है तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसमें किया हो या ना किया हो 2 साल तो आपको बंद ही रहना है। तो ये कानून वहाँ के अंग्रेज सरकार ने चला दिया था हमारे देश में। तो ये आप रॉलेट एक्ट समझ गए। अब इस आगे देखिए रॉलेट सत्याग्रह, इसके बारे में जानते हैं। सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है? इसमें पहला पॉइंट बना के लिखिए, अपनी दुकानें बंद कर दी। वहाँ के लोगों, वहाँ के क्या, यहीं के जो हमारे भारत देश की बात चल रही है, तो यहाँ के जो लोग थे उस समय उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया और कोई भी कार्य करने से मना कर दिया, अपने दुकानों को बंद कर दिया इस सत्याग्रह में। दूसरा पॉइंट लगा के लिखिए, रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। जो रैली जुलूस थी, कोई भी कार्य देखते हैं आप, जब कोई कार्य किया जाता है किसी के विरोध में तो रैली जुलूस आदि निकाले जाते हैं। तो वहाँ यहाँ के लोगों ने भी रैली जुलूसों का आयोजन किया। तीसरा पॉइंट लिखिए, जब लोगों ने दुकानें बंद कर दी, जुलूस निकालना प्रारंभ कर दिया, तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? गांधी जी के दिल्ली प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने जब यह देखा कि लोग यह कर रहे हैं इस सत्याग्रह में, तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी, जिससे आगे ये मामला ना बढ़ने पाए। चौथा पॉइंट देखिए, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। क्या हुआ? 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला जा रहा था, पर जो वहां की पुलिस थी उसने उस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी बिना मतलब कोई उसका उद्देश्य नहीं था कि कोई अपराध किया है या कोई गलत ढंग से कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने पर भी उस पर गोली चला दी। अगला पॉइंट डालिए, लिखिए, अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जब यह सब हो रहा था, इतना सब उसने भी किया, तो उसको जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने मार्शल लॉ कानून जो था वो लागू कर दिया। तो अब नोट डाल के लिख लीजिए मार्शल लॉ के बारे में। अब मार्शल लॉ भी तो जानना जरूरी है। मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। मार्शल लॉ में क्या होता है? जो मिलिट्री होती है हमारी, तो उसके जो सबसे उच्च पद के अफसर होते हैं उनको सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। जो उच्च पद के, सबसे उच्च पद के अफसर होते
करता है। और इस ब्रैकेट में एक नाम लिख लीजिए, जनरल डायर। ये उस टाइम का इम्पोर्टेंट नाम है, जनरल डायर। जो वहाँ के जनरल डायर अंग्रेजी थे, अंग्रेजी से जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, जनरल डायर। तो जब ये पद, ये मिलिट्री के सबसे उच्च अफसर को यह पद दिया गया, तो मार्शल लॉ के कानून में, तो उस समय जो वहाँ उस पद पे था जो अफसर, वो जनरल डायर था, जो ब्रिटिश सरकार का ही था। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने ये कानून लगा दिया था। इसके आगे हम देखते हैं। अब ये हेडिंग डाल लीजिए आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत हुआ क्या था। जलियांवाला बाग कांड सुने हैं, लेकिन क्या हुआ था इसके अंतर्गत, तो देखते हैं। पहला पॉइंट उसमें लिख लीजिए, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, ये स्थान का नाम है, जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए जुटे थे, लोग जुटे थे। जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ये जो बाग था, ये चारों तरफ से लॉक था, मतलब लॉक का मतलब ये 4 दीवारें बनी थी, इसके अंदर मेला लगता था, बहुत विशाल मैदान था। तो इसमें दरवाजे भी थे जिससे आदमी अंदर बाहर प्रवेश करता था। तो ये बंद था बिल्कुल। तो वहां पे ये मेला लगता था। तो आप सोच सकते हैं मेले में कितनी भीड़ होती है। तो बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लोग उसको देखने के लिए वहां जुटे हुए थे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, शहर के बाहर होने के कारण वहां के लोगों को यह पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कब हो चुका है। जो अभी हमने आपको पीछे बताया है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो जब वहां पे जो मेला था बैसाखी का, वहां के लोगों को पता नहीं चल पाया, वो शहर से बहुत ही दूर था और ऊपर से वो राउंड बंद था। तो वहां के लोगों को पता नहीं चल पाया कि मार्शल लॉ लागू हो गया है, उसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ, अगला पॉइंट लिख लीजिए, अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही थे वो वहां पर गए और मेले में तो आफ्टर ऑल कितनी भीड़ होती है, तो वहां पे जाके गोली अंधाधुंध चला दी। तो सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, बहुत ही खून खराबा हुआ। तो ये हम आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जान गए। अगला स्टेट डालिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट बना के लिखिए, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, पुस्तक क्या नाम था, हिंद स्वराज, 1909 में लिखी थी। जो गांधी जी थे उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक जो थी, ये लोग इसको पढ़ के प्रेरणा लेते थे। दूसरा पॉइंट लिखिए, हिंदू और मुस्लिम को एक करना। दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिए, हिंदू और मुस्लिम को एक करना, यानी एकता की भावना रखना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट बना के लिखिए, जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद शौकत अली ने मिलकर ये आंदोलन चलाया। 3 लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। तो ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन और ये हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो अगली स्केच डाल लीजिए आप लोग, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण है, ये आपको हम इसमें बताएंगे। इसके क्या कारण है, संयुक्त संघर्ष। इसका एक कारण संयुक्त संघर्ष था, दूसरा था सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो ये 2 कारण मुख्य रहे हैं राष्ट्रवाद के उदय में, मतलब विकास में।
तो संयुक्त संघर्ष के बारे में जानते हैं। संयुक्त संघर्ष इसके डाल के लिख लीजिए। उसके अंतर्गत 19वीं 20वीं सदी के बीच आंदोलन में सभी समुदाय ने मिलकर भाग लिया। 19वीं और 20वीं सदी के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन में मिलकर भाग लिया, मतलब उनके बीच में एकता रही। ये था संयुक्त संघर्ष। अब सांस्कृतिक प्रक्रिया देख लेते हैं। अगली स्केच डाल लीजिए। सांस्कृतिक प्रक्रिया, उसमें पहला पॉइंट बना के लिखिए 20वीं सदी से भारत रूपक गीत प्रतीक चिन्ह आदि, मतलब 20वीं सदी से भारत रूपक गीत प्रतीक आदि से प्रभावित हुआ। सांस्कृतिक चीजें ये थी जिनसे लोगों में उत्साह बढ़ा। अगला पॉइंट बना के लिखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन आपको अलग से भी किसी ने पूछ लिया है अगर, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। भारत माता की तस्वीर का निर्माण किसने किया था, तो आप बता सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला पॉइंट लिखिए वंदे मातरम गीत लिखा, इन्होंने ही वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया, जो अंततः बाद में इसको राष्ट्रीय गीत के नाम से घोषित कर दिया गया और आज ये राष्ट्रीय गीत हमारा है। इसके आगे देखते हैं। उसके उपरांत कई आंदोलन चलाए गए गांधी जी द्वारा, कई सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए। कुछ में उनको सफलता मिली, कुछ आंदोलनों में उनको असफलता का सामना करना पड़ा। बैठिए। तो इसी तरह कई आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया और कई आंदोलनों में गांधी जी को सफलता मिली और कई आंदोलनों में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वो अहिंसावादी थे, तो उन्होंने अहिंसा के साथ इस आंदोलनों को चलाया और जीत भी प्राप्त की। आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग आप डाल लीजिए भारतीय तिरंगा, मतलब भारतीय तिरंगा के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे तिरंगा का निर्माण हुआ, ये हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट बना के लिखिए इसमें बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उसी के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें कलर था हरा पीला लाल, उसमें 3 कलर थे, तिरंगा झंडा तैयार किया गया बंगाल में, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट बना के लिखिए कमल के 8 फूल, जिसमें कमल के 8 फूल थे और हिंदुओं मुसलमानों ने अर्धचंद्र दर्शाया। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर उस झंडे पे अर्धचंद्र दर्शाया और उस पे 8 कमल के फूल भी थे। इस तरह का झंडा उन्होंने निर्माण किया बंगाल में। इसके उपरांत गांधी जी ने, अगला पॉइंट बना के लिखिए, गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया। गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया, जो कि तिरंगा झंडा हमारा सफेद हरा और लाल था, जो कि अब हम केसरिया सफेद और हरा जानते हैं। तो आज हम अपने तिरंगे झंडे को ही जानते हैं। अंततः क्या हुआ, अंततः भारत आजाद हो गया। कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी गांधी जी ने अपने साहस और अहिंसावादी धर्म पर चलकर अपने देश को आजाद कर लिया और कई उसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने इस को आजाद कराने में मदद की। तो ये आपका चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद। पहले हम इसके यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे, इसके बाद आप पढ़े हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो आपको पूरा ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम आगे ही आपको पढ़ाएंगे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आप इसको लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में हेल्प मिलेगी और इसको पढ़ते रहिए। ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर